तो चैप्टर सेकंड चालू करते हैं हम लोग पूरा आज यहाँ से, वर्क, एनर्जी एंड क्या पावर। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा पहला टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, वर्क। कब बोलेंगे कि कोई काम हुआ है, कब बोलेंगे कोई काम नहीं हुआ है। मान लो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी अगर ऑब्जेक्ट पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और वहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब बोलोगे कि तुम वहाँ पे काम हुआ है, तब बोलोगे वहाँ पे हाँ की वर्क डन वहाँ पे हुआ है। अगर वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता फोर्स लगाने के बाद, तो तुम बोलोगे वहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर आओ, खड़े हो, इधर आओ, आओ यार, अरे आओ एग्जाम्पल समझाना यार, ठीक है। सपोज करो, इधर देखो उधर देखो पागल, ठीक है। इसका नाम सबको पता ही है, क्या नाम है इसका, केजी। अगर मान लो केजी पे अगर मान लो फोर्स लगाए हैं, ये क्या डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे काम हुआ है ना। वही अगर दीवार पे कोई फोर्स लगाएगा अगर, तो क्या दीवार यहाँ से डिस्प्लेस करेगा क्या, नहीं, तो वहाँ पे वर्क डन बोलोगे कि नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, कब बोलेंगे वर्क डन हुआ है, जब वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, बैठ जाओ बाबू, हाँ इतना ही था बस, ठीक है। अब आगे देखना, तो डेफिनेशन पढ़ते पहले। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। बॉडी मूव का मतलब क्या बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, बॉडी डिस्प्लेस करेगा, बॉडी मूव करेगा, तब बोलोगे कि काम हुआ है, अदरवाइज बोलोगे वर्क डन वहां पे नहीं हुआ है। तो वर्क डन का डेफिनेशन सबको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। एफ का मतलब क्या है, फोर्स, और एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से। W बराबर क्या हो गया, F इंटू में क्या, एस। इसका एसआई यूनिट पे आता है, एसआई यूनिट तुम दोनों लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। एनएम का मतलब क्या है, न्यूटन मीटर, और जूल भी लिख सकते हो, दोनों में से जो इच्छा करे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीजेस इसका दो होता है, डाइन सेंटीमीटर, और एक क्या होता है हमारे पास, अर्ग। डाइन सेंटीमीटर और एक क्या होता है, अर्ग। ये इसका दो यूनिट था। केवल यहाँ पे भी तुम पहले स्लाइड में ये देखे हो कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन क्या होता है, होप सबको क्लियर होगा। किसी अगर ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तब बोलेंगे वर्क डन हुआ, अदरवाइज बोलेंगे वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू में क्या, एस, फोर्स इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, वही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर या फिर क्या, जूल। अब यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट स्लाइड क्या था हमारे पास, 1 जूल में 1 जूल का फॉर्मूला क्या लिखा गया, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। इसको याद रखे रहना ऐसे ही, 1 जूल बराबर क्या लिखा गया, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। इसके नीचे पढ़ो, ये याद रखे रहना कि रिलेशन क्या होता है जूल और अर्ग के बीच में। तो 1 जूल का ऊपर फॉर्मूला 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। ये क्लास 9 का है ये, ठीक है, ध्यान रखना। 1 जूल का फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा गया, 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 पे पावर 5, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। सबको पता है ये, तो 100 है, ये 10 पे पावर 5 है, और 100 को तुम 10 पे पावर क्या लिख सकते हो, 2। पता होगा मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता तो पावर क्या करते हो, ऐड करते हो, तो 10 पे पावर 5 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7। तो 1 जूल में कितना अर्ग होगा तुम्हारा, 10 पे पावर 7। कहां से आ रहा है ये क्लियर है, फॉर्मूला लिखोगे पहले, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू में क्या, 1 मीटर। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10 पे पावर 5, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 है ना। तो 100 का मतलब 10 पे पावर 2, मल्टीप्लाई है बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 पावर कितना अर्ग आ जाएगा, 7। तो सिंपल रिलेशन याद रखना कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 पे पावर क्या, 7। क्या सेकंड स्लाइड भी क्लियर है सबको। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा गया कि रियल फॉर्मूला वर्क। देखो वर्क डन का फॉर्मूला एक तो लिखा गया था स्टार्टिंग वाले स्लाइड में, फोर्स इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू में क्या, एस। लेकिन जो रियल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या लिखा गया है, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा, ये थीटा है क्या, सबको पता होगा, थीटा क्या है, एंगल। क्या है, एंगल। अच्छा एंगल कहां से कहां तक याद करते हो तुम, 0 से 90, कहां से कहां तक याद करते हो, एक बार रिपीट कर लेते हैं, पढ़े होगे क्लास 9 में भी, ठीक है। चलो कॉस 0 का वैल्यू बोलो 1, ठीक है। कॉस 30, cos 30 √3/2, cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0, ठीक है। तो याद रखना, अगर ये नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। रियल फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, किसके किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट। थीटा एक एंगल है, थीटा एंगल किसके किसके बीच का है, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे 3 कंडीशन लिखा गया है। यहाँ पे थीटा बनाया गया एफ और एस के बीच में। क्या अभी जस्ट यही बोले थे कि थीटा क्या होता है, एंगल होता है किसके किसके बीच का, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट के बीच का। रियल फॉर्मूला भूलना मत, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा अभी जस्ट डिस्कस किया गया है। अभी यहाँ पे लाइन से cos 0 से लेके cos 90 तक का वैल्यू पढ़वाया भी है तुम लोग से। अगर मान लो 2 पैरेलल लाइन है, एफ और एस है ना, क्या इनके बीच में कोई एंगल बन सकता है क्या, नहीं। जब क्योंकि 2 लाइन पैरेलल है हमारे पास, जब इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा तो थीटा का वैल्यू क्या लेके चलोगे, 0। क्या लेके चलोगे, 0। तो अब कोई पूछे तुमसे कि 2 पैरेलल लाइन है, वहां कितना वर्क डन हुआ है, तो पहले तो ये याद रखोगे कि 2 पैरेलल लाइन में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1।
जैसे cos 0 का 1 रखोगे वैल्यू, दिख रहा है ना, cos 0 डिग्री, cos 0 का अगर 1 रखोगे वैल्यू, तो fs में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा fs, क्या आ जाएगा fs। ऐसी जरा दो सेकंड वाला केस लेके चलते हैं। अगर f और s के बीच में एंगल कितने का बनता है, 90 का, कितने का बनता है, 90 का। तो अगर यहाँ एंगल 90 है हमारे पास, तो जब यहाँ रखोगे cos थीटा, है ना, थीटा की जगह क्या रखोगे 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, है ना। तो जब 0 में fs का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0। यहां से दो चीज याद रखे रहो, कब वर्क डन 0 होगा, कब वर्क डन जो होगा fs होगा, है ना। वर्क डन fs तब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, कितना होगा 0, और वर्क डन 0 कब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90। ऐसे याद कर सकते हो एक एग्जांपल, कुली को तुम देखे होगे रेलवे स्टेशन पे सामान लेके खड़ा रहता है ना, अपने सर पे सामान लेके खड़ा रहता है, क्या वहां पे कोई वर्क डन कर रहा होता है वो, नहीं, समझ में, लेकिन सामान लेके तो खड़ा है। वहां पे थीटा कितना बनेगा सोच के बताओगे, 90, वेरी गुड। जब वहां थीटा 90 बनेगा तो उसका वर्क डन निकालोगे तो फॉर्मूला तो यही होता है fs cos थीटा, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वर्क डन भी कितना आएगा 0। क्या इस स्लाइड में कोई दिक्कत, क्या सबको समझ में आ रहा है। रियल फॉर्मूला वर्क डन क्या होता है, fs cos थीटा। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, f इंटू एस, क्या है फॉर्मूला f इंटू एस। क्लियर यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। यहां ध्यान देना, यहां पे अच्छा वर्क डन सबको क्लियर हो गया, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं पावर पे, है ना। चलो पावर का जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे सब लोग, क्या लिखा गया है। देखो काम करने की क्षमता, है ना, काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, W/T, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जूल पर सेकंड, क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। देखो वर्क डन का ध्यान से सुनना, वर्क डन का क्या होता है जरा बताना, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। भूलना मत, इसको एक चीज बता दे रहे हैं, वर्क डन हो, ठीक है, चाहे वो एनर्जी हो, इन दोनों के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है यार, जूल, है ना, क्या होता है, जूल। अब यहां पे चलना जरा फॉर्मूले को लेके, पावर का फॉर्मूला क्या लिखा गया, वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम, W/T। वर्क डन का हम क्या बता रहे हैं, जूल, क्या बता रहे हैं, जूल। और टाइम को किससे मेजर करोगे, सेकंड में, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा, जूल पर सेकंड। देखो जूल पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो, J और S पे पावर क्या लिख सकते हो, -1। तीनों को वही पढ़ोगे, जूल पर सेकंड, क्या पढ़ोगे, जूल पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, पावर का डेफिनेशन सबको समझ में आ रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसको एक साथ क्या पढ़ोगे, जूल पर सेकंड। तो पावर का फॉर्मूला, पावर का ऐसा यूनिट याद रहेगा सबको, पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T, और पावर का ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। क्लियर यहां तक सबको। चलो अब जरा यहाँ पे बात करते हैं पावर का ऐसा यूनिट। पावर का ऐसा यूनिट पहले से ही सबको पता होगा, क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। फॉर्मूला स्पेलिंग क्या होता है, भूलना मत, WA+T, केवल W लिख के मत आ जाना, ठीक है। पावर जब भी निकालोगे तो यूनिट जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, पूरा लिखना, वॉट, WA+T। यहां पे आते हैं नोट वाले पे, पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, 1 वॉट का यहाँ पे लिखा गया डेफिनेशन। 1 वॉट का डेफिनेशन क्या है, 1 जूल अपॉन में क्या, 1 सेकंड। दिखा रहे कैसे इसको निकाला गया है, वो जरा समझना। चलो बोलो अभी जरा, पावर का फॉर्मूला भी बताए थे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो, वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम, यही है। चलो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, रखते हैं। टाइम क्या होता है, सेकंड। अगर यहां अच्छा एक और चीज, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, है ना। इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, इसको ना ऐसे डिफाइन करना एग्जाम में भी, ठीक है। अगर आ जाता 1 वॉट को डिफाइन करने, 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग। पावर का पहले फॉर्मूला लिखिए, W/T। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। वर्क डन का क्या होता है, जूल। टाइम का क्या होता है, सेकंड। कितने वॉट को डिफाइन करने के लिए बोला है, 1। तो वॉट के अगर आगे 1 लगाओगे तो जूल के भी आगे 1 लगा दो, सेकंड के भी आगे 1 लगा दो, बस यही है तुम्हारा कि 1 जूल का काम करोगे कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसी को क्या बोलेंगे, 1 वॉट। क्या बोलेंगे, 1 वॉट। याद रहेगा 1 वॉट कैसे निकाल रहे हैं, 1 वॉट का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड इज नोन एज क्या, 1 वॉट। लिख लोगे सब लोग इसको 1 वर्ड्स में। चलो आते हैं सेकंड वाले पे। यहां से सिंपली तुमको याद करना होगा जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये याद करना होगा। हम पढ़ दे रहे हैं किसका मतलब क्या होता है। KW का मतलब क्या है, किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना वाट, 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, 1000, कितना हो गया, 1000। 1 मेगावाट में कितना वाट, 10⁻6। 1 गीगावाट में 10⁻9। नेक्स्ट आते हैं 1 EV का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 10⁻−19। 1 HP का मतलब क्या, हॉर्स पावर, क्या है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746। और लास्ट है 1 किलोवाट आवर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा सवाल में भी हेल्प करेगा ये, कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 10⁻6 जूल। अब जिसका जितना बाकी था वो नोट कर लो। यहां से तुमको सिंपली याद करना होगा किसमें कितना वाट होता है, किसमें कितना जूल होता है, ये तुमको याद करना है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में तुम्हारा हेल्प करेगा वो ये है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 10 पे पावर क्या 6 जूल। इसको नोट कर लेंगे सब लोग जल्दी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना, यहां हम लिखे स्पेशल केस है ना, एक तरफ थीटा है और एक तरफ क्या है कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 3 एंगल लिखा गया है, 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री, जिसमें से 2 एंगल तुम ऑलरेडी देख रखे हो अभी, 0 डिग्री और किसका देखियो 90 का, देखो ना अभी कुछ देर पहले जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री था, फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे जीरो डिग्री कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एफ एस, यही था जब थीटा कितना था 0 डिग्री था। सेकंड पे आते हैं 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री केस में वहां पे एंगल कितना था हमारे पास, मतलब 90 डिग्री केस में वैल्यू कितना था हमारे पास 0 डिग्री, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, वर्क डन भी कितना आ जाएगा 0 डिग्री। देखो 2 चीज का वैल्यू याद रखे रहो, 3 चीज का, 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस 180 का वैल्यू भी याद रखे रहना है -1। पढ़ना नहीं है, देखो वापस कह रहे हैं, अब यहाँ पे एंगल तुम कहां से कहां तक पढ़े हो, क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, एंगल कहां से कहां तक पढ़े थे, 0 से लेके कहां तक 90 तक, तो 90 के बियॉन्ड कब है क्लास 11th में, कहां पे है क्लास 11th में। तो याद रखना कि 180 का वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। यानी कि अब तुमसे हम पूछे किस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव तो आ ही रहा हमारे पास, जब थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 कब आ रहा है जब थीटा कितना है 90 डिग्री, किस केस में वर्क डन निगेटिव होगा जब वहां थीटा कितना होगा 180, कितना होगा 180। अभी देखते जाना, सेकंड वाले पे आते हैं, यही हम बात कर रहे थे अभी, जो भी कुछ देर पहले दो का तुम ऑलरेडी यहां पे लिखे हो, ध्यान देना। केस 1 पे आते हैं, केस 2 और केस 3, पहले केस 1 से चालू करते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल था हमारे पास एफ और एस, क्या यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बन पाएगा क्या, नहीं, जब एंगल नहीं बनेगा तो एंगल कितना होगा 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो देख लो एक बार फॉर्मूला वही है एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या इस केस में वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 चीज तुमको पढ़ना है, कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन निगेटिव होगा, कब वर्क डन तुम्हारा 0 होगा। तो पॉजिटिव और 0 वाला तुम देख चुके ऑलरेडी, जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, दिख रहा फॉर्मूला क्या होगा एफ एस। सेकंड वाले पे आते हैं, यहां पहले 90 वाला देख लो, केस थर्ड वाला जो कि अभी देखे भी हो, cos 90 यहां रखोगे, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इस केस में वर्क डन तुम्हारा कैसा आएगा 0, कैसा आएगा 0। अब आते हैं निगेटिव वाले पे, अगर मान लो cos यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे जो थीटा है एंगल जो बन रहा है हमारे पास वो कितना बन रहा है 180, कितना बन रहा है 180, जैसे यहाँ पे थीटा की जगह 180 रखोगे तो cos 180 का वैल्यू भी हम जस्ट लिखवाए कितना होता है -1, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा क्या वो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, क्या 3 केस याद हो जाएगा सब लोग को, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ जो रियल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, तुम उसका इंप्लीमेंटेशन देख लोगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रियल फॉर्मूला वर्क डन का कोई नहीं भूलेगा, क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या होता है एंगल होता है किसके किसके बीच का यार, फोर्स और क्या डिस्प्लेसमेंट, किस केस में 0 वर्क डन आएगा 90, किस केस में पॉजिटिव आएगा 0, और किस केस में निगेटिव आएगा 180। अब क्लियर है ये, ठीक है, नोट करेंगे इसको पैरा 2 जल्दी। चलो ये बताओ, जहां तक अभी तक जहां पे भी डिस्कस किए हैं, जहां तक भी हम लोग, ठीक है, स्पेशल केस हम लोग देखे, तीन केस देखे, कब वर्क डन पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब 0 होगा, यहां तक सबका रेडी हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे अपने, वर्क सबका तैयार हो गया है, ठीक है, वर्क डन सबका मतलब वर्क टॉपिक ही सबका तैयार हो गया होगा जहां तक पढ़ाया गया है। अब आते हैं सेकंड वाले सेगमेंट पे जो कि क्या है हमारे पास एनर्जी, ठीक है, ध्यान देना, डेफिनेशन पढ़ो समझ में आ जाएगा अपने आप ही, पढ़ो जरा क्या लिखा गया, कैपेसिटी टू क्या टू वर्क, तो इसमें समझाने का कोई जरूरत तो नहीं होना चाहिए यार, याद रहेगा सबको यार, जो कैपेसिटी होगा, जो क्षमता होगा किसी भी काम को करने का, उसी को क्या बोलोगे एनर्जी बोलोगे। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, सीजीएस क्या होता है अर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास कैलोरी, क्या लिखा गया है कैलोरी, अभी लिखना बाद में, बस सुनते जाओ पहले। क्या बोला है कि हीट एनर्जी को, ध्यान देना, हीट एनर्जी को हम लोग जनरली किससे मेजर करते हैं हम लोग कैलोरी में, जो भी हीट एनर्जी होगा, बोलते हैं ना आज 10 कैलोरी बर्न की है, ऐसा सुनते होगे, जो भी जिम रैट्स होते हैं, जो भी जिम जाते हैं वो यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आज 10 कैलोरी जो है बर्न आउट किए हैं, 20 कैलोरी बर्न आउट किए हैं, ठीक है। तो कैलोरी का मतलब है क्या कि हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी को हम लोग किससे मेजर करते हैं कैलोरीज में। 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है कि 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर रेज करने में जो एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 कैलोरी बोलेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का 14.5 डिग्री सेल्सियस है, ये तुम्हारे किताब का ही है ये स्टेटमेंट, 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होगा 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ा के ले जाना है 15.5, तो कितना डिग्री बढ़ा रहे हो
1 डिग्री बढ़ा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। कैलोरी का मतलब इतना याद रखना, कैलोरी का मतलब होता है हीट एनर्जी। क्या होता है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मेजर किस में करते हैं हम लोग, कैलोरीज में, ठीक है। 1 कैलोरी का मतलब क्या है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे कितना डिग्री, 1 डिग्री। कहां से कहां, 14.5 से कहां, 15.5। ये सिंपल है, इसको बस समझने के लिए याद रखे रहना, इसको रटना नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, एनर्जी सबको समझ में आ चुका है क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है ना, बहुत सारा फॉर्म होता है, लेकिन मेनली हम लोग को 2 पढ़ना होता है। कौन कौन सा 2 पढ़ना होता है, पोटेंशियल और क्या, काइनेटिक। कोई बताएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी इसमें, हाँ बोलो। व्हेन इट इज इन रेस्ट, ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। पहले तो सिंपल फॉर्म समझना कि एनर्जी का जो 2 टाइप, एनर्जी का क्या था डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। जो भी काम करोगे उसका जो भी क्षमता होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी का मेनली बहुत सारा फॉर्म होता है, लेकिन जनरली जो 2 मेन फॉर्म होता है जो हम लोग को पढ़ना होता है सिलेबस में, कौन कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल और क्या, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या कि जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर कौन सा एनर्जी पाया जाएगा, पोटेंशियल। सिंपल टर्म में पहले समझा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वहां कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो बहुत सारा ज्यादा वो नहीं रहता है, टाइप्स नहीं रहता है, लेकिन इसमें टाइप है, अभी तुम देखोगे कुछ देर में। तो लेकिन ये पहले, ये जनरल टर्म पहले क्लियर कर लो कि काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलेंगे जो एनर्जी किस में रहेगा, जो बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में, कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी मोशन में तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक। चलो यहां तक नोट करो पहले तो, ये नोट किए थे, ये वाला ये हो गया है, ये किए थे, ये नोट करो। आप कुछ देखे हैं, बोले हैं। देखो यहाँ तो कैसे बोल रहे हो, ऐसे मान लो पढ़ो ना। तुम हरामी निकलते जा रहे हो, रुको, तुम्हारे घर पे बाजी से तुमको बता रहे हो। तुमको जबकि एफर्ट्स मारना चाहिए तो तुम चुतियापा कर रहे हो बेटा बैठ के। वन ग्राम ऑफ वाटर, नहीं ऐसे लिखो जो लिखा गया, स्टेटमेंट है, हाँ लिख सकते हो। हो गया है तुम लोग का, हो गया। आगे लिखना जल्दी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में लिखो। पहला लिखना पोटेंशियल, दूसरा लिखना काइनेटिक। पहला लिखना पोटेंशियल, दूसरा लिखना काइनेटिक। हो गया भाई, पीछे लिख लिए। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एनर्जी का जनरली 2 फॉर्म पढ़ना था, पोटेंशियल और क्या, काइनेटिक। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, पोटेंशियल।
अगर कोई बॉडी मोशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में मोशन में है, ठीक है, तो वो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा? काइनेटिक। चलो आगे हेडिंग डालना, पहला इसके नीचे हेडिंग डालना मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग डालो पहले मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग डालना मैकेनिकल एनर्जी। सही करो उसको, क्या पॉजिस्ट की स्पेलिंग देखो, हम क्या लिखे तुम क्या लिख रहे हो। पॉजिस्ट POSSED। लिख लिए इसको। लिख लियो, ठीक है। अब लिखना नहीं है, अब इसके बाद कुछ देर बाद ही लिखोगी तुम, पहले पूरा ये टॉपिक समझेंगे हम लोग। देखो एनर्जी का दो फॉर्म होता है, पोटेंशियल और क्या, काइनेटिक, जो कि मेन है हमारे पास। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। काइनेटिक का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? मोशन में। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ना, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। पढ़ के एक बार देखो डेफिनेशन, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ क्या? रेस्ट। रेस्ट का मतलब कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल। रेस्ट का मतलब कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल। और इट्स और ऑफ क्या? मोशन। मोशन का मतलब कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक। तो मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसी को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल। मैकेनिकल के ही अंदर दो एनर्जी पढ़ना होता, पोटेंशियल और क्या? काइनेटिक। पोटेंशियल का मतलब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। काइनेटिक का मतलब किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट मोशन में। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे? मैकेनिकल। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल। ये लिख लिए सभी लोग? चलो ठीक है, अब लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। अभी तुम देख रहे थे यहाँ पे, अभी हम जनरल टर्म में समझा रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? तुम्हारा रेस्ट में। किस में रहेगा? रेस्ट में। केवल रेस्ट में बोलना ही सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आगे भी जरा देखो डेफिनेशन में इसके, कि बोला कि रेस्ट रहेगा ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज, और सेकंड क्या बोला है? शेप। देखो ये दो कंडीशन है। अगर कोई बॉडी मार कर ले, अरे नहीं नहीं यार, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं यार। आज एक काम करते हैं, सुनो सुनो, क्लास ओवर जब हो, एक मिनट तू रुक तो जाओ यार, गलती से हो जाता है यार कभी कभी। अरे कोई बात नहीं, अरे जरूर जरूर जरूर, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, अभी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम भी ड्रेन आउट हो जाएंगे पूरा पूरा, अभी पढ़ा लेते हैं। इसके बाद से ना एक मारपीट का क्लास रखा जाएगा, है ना। नीचे है ही अपने पास पूरा, ठीक है। पानी नहीं फेंके ही है, थोड़ा सा नमी भी होगा, तो वहीं पे मार होगा, ठीक है। जिसका इसका डिस्प्यूट है आपस में, ठीक है, अपना रेडी रखो अपने आप को। अभी अभी मार होगा, ठीक है, ठीक है, रेडी हो, ठीक है। ये ना मार वाला ऐसा नहीं होगा, जान से मारना है भाई, ठीक है, कि कभी जिंदगी में जो है लफड़ा हो ही ना आगे। इतना हम टॉपिक बढ़िया समझा रहे थे, हाँ, तो फिर तुम आपस में ड्रामा कर दिए यार। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं। शांत इसीलिए था कि कुछ ना कुछ करेगा, सामने बैठा, अरे गिरना नहीं चाहिए। मोमेंटम तुम लोग बिगाड़ दिए मिलके यार। चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हो गया। चलो अब आगे देखो यार, ठीक है। कभी कभी यार इग्नोर भी करना चाहिए, लाइफ है यार, ठीक है, होता रहता है। आपस में मिलजुल के रहो यार तुम लोग, है ना, इतना ज्यादा कुछ मत करो, अब आराम से रहो। देखो चलो ठीक है, ध्यान से सुनना।
अगर अगर ये सब बोलोगे गांडू कहीं के तो फिर मारेंगे तुमको। एक मिनट रुको, एक मिनट। अब ऐसा है, थोड़ा सा अब आराम से बैठ जाओ यार, ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाई एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, हमको टॉपिक पढ़ाना है पूरा पूरा, टाइम नहीं है। शांत रहो पहले यार, तुम लोग भी यार, तुम लोग ज्यादा ड्रामा करो गर्ल्स, आराम से बैठो थोड़ी देर, ड्रामा मत करो। यहाँ ध्यान देना, बोला पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, अभी बोल रहे थे यहाँ पे कि जो अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है अगर रेस्ट में रहेगा तो कौन सा एनर्जी पॉजिट करेगा, पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में भी दो टाइप आता है, ठीक है। यहाँ रेस्ट में तो रहेगा, लेकिन दो कंडीशन है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या है कि पोजीशन और साइज के बिहाफ पे रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, और सेकंड कंडीशन क्या है, शेप के बिहाफ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप इसका पढ़ना है, पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल, और सेकंड क्या, इलास्टिक। वापस आना डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को नॉर्मल अगर पूछेगा तो यही बोलोगे कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई मोशन में है तो क्या, काइनेटिक। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर इन डिटेल अगर पूछता है तुमसे, तब इसको पूरा डिफाइन करोगे अच्छे से कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो दो कंडीशन में रेस्ट में आ सकता है, शेप और पोजीशन और साइज के बिहाफ पे रेस्ट में आ सकता है, और सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास, शेप के बिहाफ पे। तो अगर यहाँ पे टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात करेंगे यहाँ से, तो दो टाइप होता है, एक पहला कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल, और सेकंड कौन सा होता है, इलास्टिक। अब देखो पहले पे आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। डेफिनेशन जरा पढ़ना, कोई लिखेगा नहीं अभी, डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा गया है। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगा यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल समझना है यार इसको, कि अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के अगर ऊपर रखा गया है तो उस पर कौन सा फोर्स, उस पर कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, ग्रेविटेशनल। वहां जो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम काम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं, सेकंड वाले डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड क्या हमारे पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ना जरा इसको, क्या लिखा गया है। अब मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, डिफॉर्म शेप का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक नॉन रिजिड बॉडी है, ध्यान से सुनना, नॉन रिजिड बॉडी है, अगर उस पर तुम फोर्स अप्लाई किए है ना, जैसे तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या उसका शेप बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पहले ये बताओ। नॉन रिजिड का बात कर रहे हैं, रिजिड का बात नहीं कर रहे हैं। नॉन रिजिड में तुम समझते हो ना, जो ठोस नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा। अगर नॉन रिजिड बॉडी अगर होगा, उस पर अगर तुम फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो उसका क्या चेंज होगा, शेप। क्या चेंज होगा, शेप। तो जो शेप चेंज होगा वहां भी एनर्जी स्टोर्ड होगा। वहां जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा, तुम्हारा इलास्टिक। किस फॉर्म में होगा, इलास्टिक। बस यही है, इसको डेफिनेशन में रटना मत, समझ के लिखोगे तो लिख ले जाओगे इसको अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या होता है, वापस सुनना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का कितना टाइप है, दो। कौन कौन सा है, ग्रेविटेशनल और क्या, इलास्टिक। ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है कि कहां पे जो बॉडी, अगर किसी अगर बॉडी को अगर अपलिफ्ट करोगे है ना, तो उसमें कौन सा एनर्जी पॉजेस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस होगा। अब यहां पे ना अगर मान लो को तुमसे पूछना है तो ग्रेविटेशनल वाले में ये बोलना कि तुम्हारा क्या चेंज होता है, दो चीज, पोजीशन, क्या चेंज होगा, पोजीशन या फिर क्या, साइज। शेप वाले का अगर बात करेगा तो शेप वाले में किसको कंसीडर करोगे, इलास्टिक। किसको कंसीडर करोगे, इलास्टिक। बस तुम अगले को ना बस इतना करना, एग्जाम में लिख सकते हो डेफिनेशन, कुछ दिक्कत तुमको नहीं आएगा। और ना इसको समराइज करके अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा तुम्हारा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का कितना टाइप है, दो, ग्रेविटेशनल और क्या, इलास्टिक। पोटेंशियल एनर्जी के अगर डेफिनेशन में अगर चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बॉडी रेस्ट में है तो दो तरीके से रेस्ट में आ सकता है, किसमें किसमें, पोजीशन या साइज, और सेकंड क्या है, शेप। जब पोजीशन या साइज में अगर ऑब्जेक्ट अगर वहां पे एनर्जी जो भी स्टोर होगा वहां पे कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल। अगर शेप के बिहाफ पे अगर एनर्जी स्टोर होता है तो वहां पे कौन सा होगा, इलास्टिक। बस यही है। काइनेटिक वाले पे अगर बात करें, अच्छा एक और चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। m का मतलब क्या, मास। g का मतलब क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h का मतलब क्या है, हाइट। क्या है, हाइट। काइनेटिक वाले में तो कोई दिक्कत वैसे भी तुमको नहीं आएगा, सिंपल हम बोले थे स्टार्टिंग में ही, इसका कोई टाइप ऑफ नहीं है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। m का मतलब क्या, मास। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। यही है तुम्हारा पहले दो टाइप का एनर्जी, पोटेंशियल और क्या, काइनेटिक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहां तक पहले नोट कर लो, यहां तक जो डाउट होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। नोट कहां करना था, यहां से करना है।
नोट कर लो। हम ना 2 वर्ड में इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वापस एक बार सुनना। अगर मान लो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को उठाते हो, ठीक है, ये बताना यहाँ पे इस पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जो भी अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ तो स्टोर होगा ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल। यानी कि अगर पोजीशन में कहीं चेंज अगर आता है ना, केवल पोजीशन छोड़ दो साइज और शेप, अगर कहीं पोजीशन में अगर कहीं चेंज अगर आता है तो वहां पे कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, ग्रेविटेशनल। कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, ग्रेविटेशनल। पोजीशन का मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को, या मार्कर ही उठा लो यार, ठीक है, पेन ही उठा लेते हैं, अगर इसको अगर हवा में अगर रखा गया है तो इस पे वापस बताना कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, मतलब इसमें कौन सा एनर्जी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या एनर्जी कौन सा स्टोर हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स तो लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, लेकिन एनर्जी कौन सा स्टोर हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कब हो रहा है, जब किस में चेंज आ रहा है, पोजीशन में। किस में चेंज आ रहा है, पोजीशन में। तो जब केवल पोजीशन में चेंज आएगा ना, तो उसको कौन सा एनर्जी वहां पे पॉजेस करेगा, ग्रेविटेशनल। कौन सा पॉजेस करेगा, ग्रेविटेशनल। अच्छा ठीक है, इलास्टिक वाले में याद रखना, जहां पे शेप, ठीक है, और साइज दोनों याद रखो। इस वाले केस में अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड का मतलब समझ में आ रहा, आटा ले लो यार, आटा ले सकते हो, उससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा। नॉन रिजिड बॉडी है, अगर तुम वहां पे फोर्स लगाते हो, है ना, तो क्या वहां पे उसका जो शेप होगा, जो भी उसका शेप होगा, क्या वो डिफॉर्म होगा कि नहीं होगा। डिफॉर्म मतलब समझते हो ना, जो उसका रियल जो ओरिजिनल पोजीशन होगा उसमें कुछ चेंजेस आएगा, है ना। तो क्या वहां पे जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, जो उसका शेप होगा, साइज होगा, क्या दोनों डिफॉर्म होगा। वहां जो एनर्जी स्टोर होगा वो कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, इलास्टिक। कौन सा होगा, इलास्टिक। बस इतना याद रखना। पोजीशन में चेंज आता है तो कौन सा एनर्जी वहां पे है, ग्रेविटेशनल। शेप और साइज में आता तो क्या बोलोगे, इलास्टिक। अब क्लियर है, ये आपको दिक्कत तो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, mgh। m का मतलब क्या है, मास। g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h का मतलब क्या है, हाइट। याद रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे आते हैं। यहां तक हो गया सबका। चलो हेडिंग डालना, मोमेंटम। चलो देखो, मोमेंटम इसलिए समझाना था क्योंकि अगला हमको जो टॉपिक समझाना है वहां पे वर्ड आएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है पहले ये देख लो, है ना, 9 का ही है ये। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या, mv। ऐसा यूनिट याद करने का, रटने का जरूरत नहीं, याद हो जाएगा तुमको अगर मोमेंटम का फॉर्मूला पता रहेगा। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन है ये। तो मास को रिप्रेजेंट किससे करोगे, m से। वेलोसिटी को किससे करोगे, v से। तो फॉर्मूला क्या बन क्या है, p इज इक्वल टू क्या, mv। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो साथ में इसको क्या पढ़ोगे, kg मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक, क्या मोमेंटम क्लियर है सबको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पे। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आता है डेरिवेशन। बता रहे 3 डेरिवेशन है तुम्हारे इस सिलेबस में, इस चैप्टर में। एक तो काइनेटिक एनर्जी का बोलेगा, डिराइव ही कर दो फॉर्मूला, के बराबर क्या, हाफ mv²। एक डेरिवेशन है ये, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड क्या, मोमेंटम। और थर्ड आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इन 3 में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। हाँ बोलो, हो गया ये। चलो ध्यान से सुनना, हाँ देखना, पहले हेडिंग पहले समझ लो है क्या यहाँ पे, किसके किसके बीच का रिलेशन निकालना, काइनेटिक एनर्जी और क्या, मोमेंटम। अच्छा अभी यहाँ पे रिलेशन बताना था, इसीलिए मोमेंटम पहले समझाएं क्या होता है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। क्या होता है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू क्या, mv। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज क्या, मोमेंटम। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में क्या, v। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला काम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, क्योंकि रिलेशन किसके किसके बीच का निकालना, काइनेटिक एनर्जी और क्या, मोमेंटम। अभी रखे रहो यार, अभी बोले, अभी समझा लेंगे उसके बाद ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मोमेंटम का क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। कोई दिक्कत तो नहीं आता। मोमेंटम में से तुम वेलोसिटी का वैल्यू निकालना, ठीक है। वेलोसिटी का वैल्यू निकालोगे तो m मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो क्या वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, क्या निकल के आ रहा है, p बाई क्या, m। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहे हैं। क्या पहला इक्वेशन क्या सेकंड इक्वेशन सबको रिलेट कर पा रहे हो, कैसे लिखा जा रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, क्या होता है, हाफ mv²। सेकंड लिखिए मोमेंटम का फॉर्मूला, और यहां से v का वैल्यू निकाले, जो कि क्या होता है, p m मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, p बाई m। इसको इक्वेशन सेकंड किए।
फिर जो पहला इक्वेशन है वहां पे हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू रख देंगे जो हम लोग निकाले सेकंड वाले से। वेलोसिटी का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है जरा बोलो तो, p बाई एम। तो फॉर्मुला यही ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की जगह रखोगे जब p बाई एम, तो v का स्क्वायर है तो क्या p बाई एम का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे देखना, हाफ एम p बाई एम का स्क्वायर था, तो p स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, एम स्क्वायर। क्या एक एम से एक एम कट जाएगा हमारे पास, ऊपर बचा p स्क्वायर में 1 का p स्क्वायर, यहाँ एक एम बचा है तो 2 में m का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2m। 2m यहाँ डिवाइड करा के क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2m में k का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2m के। यहां तक क्लियर है। इसके आगे ध्यान देना, ये स्क्वायर धरा के क्या बनेगा अंडर रूट, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2m के। देखो यहीं से k का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। ध्यान देना कैसे, ये ना हमारे पास 2m के बराबर p स्क्वायर, यहां से अगर k का वैल्यू निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का निकालोगे वैल्यू, तो बोलो क्या लिखोगे, p स्क्वायर अपॉन में क्या 2m। तो तुम्हारे किताब में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये दिया मोमेंटम के बिहाफ पे, ये दिया किसके, काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पे। क्या दोनों निकल कैसे रहा है, क्लियर है, याद कर लो इसको, याद हो जाएगा। पहला काम क्या करोगे कि दोनों का लिखोगे फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, हाफ एम स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में वी। वहां से वी का वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, पी बाई एम। फिर पहले वाले इक्वेशन में जहां पे हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे वी की जगह क्या रख दोगे, पी बाई एम का क्या स्क्वायर, मतलब वी की जगह पी बाई एम रखोगे, वी का स्क्वायर है तो पी बाई एम का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे एक एम से एक एम कट जाएगा, पी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा 2m, ये डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके क्या बन जाएगा अंडर रूट, और यहां से p का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट में क्या 2m के। यहीं से चाहोगे तो k का वैल्यू भी निकाल सकते थे, जैसे यहां से निकाले हैं, p स्क्वायर 2m मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड। ये तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन क्या मोमेंटम एंड क्या काइनेटिक एनर्जी। अब एक बार पूरा देख लो कहां तक डाउट था, जल्दी करना।